ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, ए और ओ। ये 8 ही स्वर प्राकृत भाषा में है। जबकि हम सभी ने हिंदी में ए के बाद में ऐ स्वर भी पढ़ा है, ओ के बाद औ स्वर भी पढ़ा है और इसके बाद री ऋषि का भी पढ़ा है। ये स्वर प्राकृत में नहीं होते हैं, अर्थात केवल ये 8 स्वर ही इस प्राकृत भाषा में पाए जाते हैं। तो यहाँ इस प्राकृत में जो 14 स्वर संस्कृत भाषा में है या हिंदी भाषा में जितने स्वर हैं उनमें से भी स्वरों की यहाँ कमी है, अर्थात ये जो ऐ और औ है ये दीर्घ माने जाते हैं और यहाँ ये प्राकृत में ए और ओ दीर्घ भी है और ह्रस्व भी है, दोनों प्रकार से है। अर्थात यहाँ 8 स्वर है, इनको यदि दीर्घ माना जाए और लघु दोनों माना जाए तो ये 2 और हो जाएंगे, अर्थात 10 स्वर भी माने जा सकते हैं। अभी 8 अपन दिख रहे हैं, लेकिन यदि इसको ए को दीर्घ भी माने और ह्रस्व भी माने तो 2 हो जाएंगे, ओ को भी दीर्घ और ह्रस्व दोनों माने तो 2 हो जाएंगे, यानी ये 6 और 4 10 हो जाएंगे। और यदि इनको दीर्घ ह्रस्व की जगह एक ही माना जाए तो टोटल 8 ही स्वर प्राकृत में पाए जाते हैं। अब इसके पश्चात व्यंजनों को देखें कि कौन कौन से व्यंजन प्राकृत में नहीं पाए जाते हैं। सबसे पहले कवर्ग। कवर्ग मतलब क, ख, ग, घ। ये कवर्ग मतलब का से प्रारंभ है, इसलिए इसको कवर्ग कहा है और इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है, यानी कंठ से इनका उच्चारण किया जाता है। इसका जो पंचम वर्ण है ये प्राकृत में नहीं पाया जाता, यानी इसमें 4 ही व्यंजन प्राकृत में पाए जाते हैं। इसके बाद अगला है चवर्ग। च, छ, ज और झ। ये चवर्ग जो है इनका उच्चारण तालु से किया जाता है, इसलिए इनको तालव्य वर्ण कहते हैं और इनका भी जो पंचम अक्षर है ये भी प्राकृत में नहीं पाया जाता, यानी इन दोनों वर्गों में 4-4 व्यंजन ही पाए जाते हैं। इसके बाद तीसरा जो वर्ग आया है ट। ट, ठ, ड, ढ और ण। ये मूर्धन्य वर्ण कहे जाते हैं, अर्थात इनका उच्चारण मूर्धा से किया जाता है और इसके ये 5 वर्ण प्राकृत में है। उसके बाद त, थ, द, ध और न। ये दंत वर्ण कहलाते हैं, यानी इनका उच्चारण दांत और जीभ के स्पर्श से किया जाता है, इसलिए दंत वर्ण कहे जाते हैं और इसके 5 व्यंजन इस प्राकृत भाषा में है। उसके पश्चात त, थ, द, ध, न के बाद पवर्ग। प, फ, ब, भ और म। ये ओष्ठ वर्ण कहे जाते हैं, इनके उच्चारण में ओष्ठ दोनों आपस में मिलते हैं, अर्थात इनको ओष्ठ वर्ण कहा जाता है और ये भी 5 व्यंजन इसमें है। उसके पश्चात जो व्यंजन है य, र, ल, व, इनको अंतस्थ वर्ण कहते हैं। अंतस्थ का मतलब होता है अंत में स्थित है, इसलिए वो अंतस्थ वर्ण कहे जाते हैं। इसके पश्चात जो आपने हिंदी या संस्कृत में पढ़े होंगे तालव्य, इसको तालव्य सा कहा जाता है। ये मूर्धन्य सा और ये दंती सा, ये 3 प्रकार के सा पढ़ने पढ़े हैं, लेकिन प्राकृत में तालव्य सा भी नहीं होता, मूर्धन्य सा भी नहीं होता, केवल दंत सा ही होता है। 3 सा के स्थान पर एक, यदि ये सा कहीं आएंगे तो उसके स्थान पर उसका ये दंत सा आदेश हो जाएगा, ऐसा प्राकृत में है। इसके पश्चात हा, एक व्यंजन हा। अब इनके बाद में जो आपने 3 संयुक्त व्यंजन पढ़ रखे हैं ये भी प्राकृत में नहीं होते हैं। ये तीनों व्यंजन संयुक्त कहलाते हैं, ये 2 व्यंजनों से मिलकर के ये बनते हैं, ये तीनों प्राकृत में नहीं पाए जाते। अर्थात कितने व्यंजन हुए कुल टोटल प्राकृत में? ये 4, ये 4, ये 5, ये 5, ये 4, ये 2, कितने हो गए? 4 दूनी 8, 2 10 और ये 15, 25 और 4 29 व्यंजन और ये स्वर 8, स्वर 8 है, व्यंजन 29 है। दोनों को जोड़ो तो 37 वर्ण प्राकृत भाषा में पाए। किसी भी भाषा में
जितने कम शब्द होंगे, जितने कम अक्षर होंगे, वो भाषा उतनी ही छोटी, उतनी ही सरल होती है। जैसे संस्कृत भाषा में 64 वर्ण है, तो वो भाषा बहुत विस्तृत है। हिंदी भाषा में 52 अक्षर है, वह भी इसकी अपेक्षा विस्तृत है। इंग्लिश भाषा में मात्र 26 लेटर है, तो 26 यानी बहुत कम कहलाई, हिंदी से आधे, तो वो इंग्लिश भाषा जल्दी सीखी जा सकती है। जैसे स्कूल में बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाता है तो वो फटाफट इंग्लिश सीख जाते हैं, और उनके लिए हिंदी बहुत टफ लगती है। कारण यही है, उस भाषा में अक्षर कम है तो वो जल्दी सीख लेते हैं। इसी तरह से हमारी प्राकृत भाषा जो है उसमें भी मात्र 37 वर्ण है, अन्य भाषाओं की अपेक्षा बहुत कम वर्ण है, तो इस भाषा को सीखना और पढ़ना भी बहुत आसान है अपेक्षाकृत संस्कृत के। संस्कृत भाषा बहुत बड़ी है और सुसमृद्ध भाषा है, वह साहित्यिक भाषा है, लेकिन ये प्राकृत भाषा जनजन की भाषा रही, बोलचाल की भाषा रही, इसलिए कुछ कुछ इसमें विविधताएं तो हैं कि कोई शब्द किसी प्रांत में कुछ बोला जाता है, अन्य प्रांत में कुछ हो, तो विविधताएं तो मिलेंगी, यानी विकल्प तो बहुत सारे मिलेंगे, परंतु बहुत कठिन न होने के कारण इसको आसानी से सीखा जा सकता है। तो ये इसकी वर्णमाला कहलाई, उसमें 8 स्वर और 29 व्यंजन, टोटल 37 वर्ण इस प्राकृत भाषा में पाए जाते हैं। अब जैसा कि हमने कहा कि ऐ और औ और री ये 3 स्वर नहीं पाए जाते, तो उनके स्थान पर प्राकृत में क्या हो जाता है वो भी हम एक बार समझेंगे। माता जी है ऐ और औ और री ये 3 स्वर नहीं पाए जाते प्राकृत भाषा में, अर्थात इनके स्थान पर कोई दूसरे स्वर आदेश होंगे। जैसे ऐ नहीं पाया जाता, तो कोई अपन ने उदाहरण देखा, कैलाश, कैलाश शब्द लिखा है, अर्थात यहाँ पर ऐ की मात्रा लगी हुई है। अब हमने कहा कि प्राकृत में तो ऐ पाया ही नहीं जाता, अर्थात ऐ के स्थान पर ए हो जाता है, क्योंकि हमारे पास ए और ऐ दोनों में से एक ही स्वर है, तो ए ही ऐ का काम करेगा और वही ए का काम करेगा, तो ये बनेगा कैलाश। इसकी प्राकृत बनेगी कैलाश, कई के स्थान पर ए अर्थात के, और ये तालव्य शाखा दंतिसा, तो कैलाश मतलब कैलाश को प्राकृत में कैलाश बोला जाएगा, वहां कई नहीं लिखा है। या इसका दूसरा रूप भी बन सकता है, इस ऐ को इस तरीके से लिखा जा सकता है, कैलाश, ऐ की मात्रा न लगा के कैलाश, उच्चारण एक जैसा लग रहा है क्योंकि वो ऐ है, ऐ का उच्चारण ऐसे ही निकलेगा ना, कैलाश, ये भी सही है और ये कैलाश भी सही है। हम देखते हैं जब बोलते हैं किसी चीज को, तब मात्राएं जब सही से उच्चारण नहीं कर पाते तो ऐसे ही निकलता है उच्चारण, कई की मात्रा को हम ए में ही उच्चारण कर देते हैं। जैसे ये ऐरावत शब्द लिखा है और हम लोग क्या बोलते हैं, ऐरावत, ऐरावत, जबकि वो क्या लिखा है, ऐरावत, ऐरावत ना बोल के ऐरावत, यानी कि जो हमारी बोलचाल की भाषा है, जो हमारा उच्चारण है, वो प्राकृत का ही कहलाएगा, तो प्राकृत के अनुसार तो वो सही है, अर्थात। लेकिन जैसे हिंदी में संस्कृत में लिखा जाता है तो उसमें वो उच्चारण की शुद्धि मानी जाएगी, परंतु प्राकृत में ऐ नहीं होता, इसलिए ऐ के स्थान पे ए या ऐ इस तरीके से ऐ भी लगाया जा सकता है। अब दूसरा स्वर देखें, औ, औ के स्थान पर एक कोई उदाहरण देखें, जैसे कौरव, कौरव है, इसकी प्राकृत बनेगी, जहां भी औ स्वर नहीं पाया जाता तो औ के स्थान पर ओ हो जाता है, यानी इसकी प्राकृत बनेगी कौरव, कौरव, कौरव का कौरव, या दूसरा विकल्प इसका बनेगा कौरव। औ को इसी तरीके से उच्चारण किया जाता है, कौरव या कौरव, यानी शुद्ध बोलने के लिए अपन कौ को जब कौ बोलना है तब तो कौरव इस तरह से, और कौ के स्थान पर कौरव भी बोला जाता है, अर्थात ये प्राकृत में ये दोनों रूप पाए जाते हैं औ के लिए। ये तो एक उदाहरण है, अपन ने औ स्वर का देखा कि औ का ओ या औ इस तरह से, औ का ओ या औ इस तरह से प्राकृत में पाए जाते हैं। तो ये दो रूप अपन ने ए का समझ लिया, ऐ का समझ लिया और औ का समझ लिया। अब अगला स्वर है ये री, जो प्राकृत में नहीं पाया जाता,
इसके स्थान पे क्या आदेश होगा? ये री का प्राकृत में 3 स्वर आदेश होते हैं। आ भी होता है, ई भी होता है और उ भी होता है। अलग अलग जगह इसका अलग अलग प्रयोग किया जाता है। अर्थात जैसे हम उदाहरण देखते हैं इसमें री का, मान लीजिए कोई शब्द लिखा है कृपा, कृपा, तो कृपा में इस री के स्थान पे ई आदेश होता है, इसलिए इसका बनता है किवा। प्राकृत में कृपा का किवा बनता है। यदि हम लिखें यहाँ ऋषभ, ऋषभनाथ भगवान का नाम, तो ऋषभ का प्राकृत बनती है उसह, यानी इस री के स्थान पर ऊ किया है। यहाँ री के स्थान पे ई किया है, तो यहाँ री के स्थान पे ऊ किया है, और कई जगह आ भी होता है। तो इसका कारण ये है कि जैसे ये कृपा शब्द लिखा हुआ है तो अलग अलग प्रांतों में अलग अलग उच्चारण होता है। जैसे हमारे एमपी में इस री के स्थान पे अ उच्चारण किया था, मतलब इसको यदि पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? कृपा। इसको पढ़ेंगे तो हम एमपी वाले कृपा पढ़ेंगे। लेकिन यदि महाराष्ट्र में आप लोग क्या पढ़ोगे? इसको कृपा। क्या पढ़ोगे? कृपा पढ़ोगे ना, ये पढ़ते हो, यानी आपका उच्चारण निकल रहा है, अपना अ उच्चारण निकल रहा है, इनका उ निकल। अब यदि मैं इसकी इंग्लिश बनाऊं तो इंग्लिश में स्पेलिंग क्या बनेगी? KRIPA, यही बनेगी स्पेलिंग। इंग्लिश में आई लग रहा है, यानी ई उच्चारण निकल रहा है, कृपा, तो ई उच्चारण निकल। अर्थात अलग अलग प्रांतों की बोलचाल की भाषा अलग अलग होने से इस री का अलग उच्चारण बना, तो इसीलिए वही प्राकृत में शामिल किया गया। जहां जैसा उच्चारण चलता है तो तीनों सही है। यदि उसका उच्चारण आ निकलता है तो वो भी सही है, ई है तो भी सही है, उ है तो भी सही, यानी तीनों का प्रयोग इस प्राकृत व्याकरण में मिलता है। तो उसका कारण यही। इस तरह से अपन को समझ आया कि 3 ये जो स्वर नहीं पाए जाते हैं इनके स्थान पर क्या आदेश होता है, और जो पाए जाते हैं उनका प्रयोग तो अपन आगे देखेंगे। अब आगे व्यंजन जो नहीं पाए जाते उनके स्थान पर क्या आदेश होगा वो भी एक बार देख लेते हैं। तो व्यंजन में अभी हमने बताया था कवर का पंचम वर्ण नहीं पाया जाता, तो उसका प्रयोग देखते हैं। कवर का पंचम वर्ण ये प्राकृत में नहीं पाया जाता। जैसे कहीं पर शब्द लिखा हुआ है पंख, अब ये कवर का पंचम वर्ण लगा हुआ है, उसमें साथ में ये संयुक्त व्यंजन कहलाएगा, साथ में क लगा हुआ है। अर्थात प्राकृत में यदि इसकी प्राकृत बनाएंगे तो ये जो संयुक्त पंचम वर्ण है इसके स्थान पे ये अनुस्वार हो जाएगा। अनुस्वार मतलब बिंदी, व्याकरण की भाषा में इस बिंदी को अनुस्वार कहा जाता है। तो ये बनेगा पंख। और सामान्यतः हिंदी में भी आजकल सरलीकरण कर दिया गया है, तो सरल हिंदी में ऐसे ही लिखा जाता है, लेकिन ये प्राकृत का शब्द क्या है। यदि ऐसे लिखा है तो समझिए संस्कृत में लिखा हुआ है, और ऐसे लिखा है तो समझिए प्राकृत में, क्योंकि ये वाला पंचम वर्ण प्राकृत में नहीं है इसलिए इस शब्द को संस्कृत का माना जाएगा। और ऐसे लिखा हुआ मतलब पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार कर दिया, अर्थात ये प्राकृत का है। अब दूसरा, चवर का भी पंचम वर्ण प्राकृत में नहीं है, इसका एक उदाहरण देखें अपन। चंचल शब्द लिखा, चंचल में ये इया लगा हुआ है, यानी चवर का पंचम वर्ण, ये भी प्राकृत में नहीं होता, इसके अनुसार भी ये अनुस्वार ही हो जाता है, अर्थात इसकी प्राकृत बनेगी चंचल। तो हिंदी में भी हम चंचल ऐसे लिखते हैं, अर्थात वो प्राकृत से ही हिंदी निकली है, इसलिए उसमें प्राकृत की ही छाया दिखाई देती है। तो यहाँ ये पंचम वर्ण नहीं पाया गया, उसके स्थान पर उसी का अनुस्वार कर दिया है, ये अपन को याद रखना है। मतलब जो व्यंजन नहीं है तो उनके स्थान पर कोई ना कोई दूसरी चीज आदेश होती है। तो यहाँ जैसे ये नहीं था गांव, तो इसके स्थान पर अनुस्वार, यहाँ नहीं था, यहाँ के स्थान पर भी अनुस्वार। और कौन से वर्ण नहीं है? तो टवर्ग तो 5 वर्ण है, तवर्ग भी 5 वर्ण है, पवर्ग भी 5 वर्ण है, लेकिन उसके पश्चात अंतस्थ वर्ण भी सभी है। शा, 3 शा में से 2 शा यानी तालव्य शा और मूर्धन्य शा प्राकृत भाषा में नहीं है, और केवल दंत शा ही उसमें है। तो जैसे अभी अपन ने ऋषभ उदाहरण देखा था,
ऋषभ। तो री के स्थान पे तो उसने ऊ किया था, लेकिन ये जो मूर्धन्य श है, ये जिसको आप षटकोण वाला श कहते हैं, इसके स्थान पर दंती सा होगा, अर्थात मूर्धन्य सा का ये वाला सा, क्योंकि प्राकृत में अकेला एक ही सा है, तो कोई सा भी सा है उसके स्थान पे यही दंत सा बनेगा। और भाग का प्राकृत में हा होता है, इसीलिए ये उसह शब्द बना। ऋषभ का उसह, यानी ये मूर्धन्य सा के स्थान पर ये दंत सा आदेश होता है। ऐसे ही जो तालव्य सा है, उस तालव्य सा के स्थान पर भी दंत सा आदेश होगा। जैसे भी अपन ने कैलाश शब्द लिखा था, तो कैलाश में भी ये वाला जो सा था, इसके स्थान पे अपन ने दंत सा किया था। यानी इन दोनों सा के परिवर्तन भी अपन को समझ आए कि इस दोनों सा जब कभी कोई शब्द में होंगे तो इसके स्थान पर दंत सा आदेश हो जाता है, अर्थात एक ही सा पाया जाता है। ये अपन को याद रखना है, ये उदाहरण के माध्यम से अपन ने समझा। तो इस प्रकार इसके बाद जो 3 संयुक्त व्यंजन है, श, ये संयुक्त व्यंजन है, इसका निर्माण कैसे हुआ है? आधा क और श, इन 2 व्यंजनों से मिलकर के छ बनता है, अर्थात यहाँ 2 व्यंजन मिले हैं, इसीलिए उसको संयुक्त कहा गया है। तो प्राकृत में ये नहीं होता, संयुक्त नहीं होगा, बल्कि इसके स्थान पर क्या हो जाता है, कहीं कहीं खा होता है और कहीं कहीं ये चवर्ग वाला छ होता है। 2 आदेश मिलते हैं, कहीं खा कहीं छ। जैसे क्षमा शब्द लिखा हुआ है, तो इसकी प्राकृत बनती है खमा, यानी इस संयुक्त व्यंजन छ के स्थान पर खा कर दिया, तो क्षमा का बना खमा। लेकिन इसका ये जो छ है, ये भी आदेश करके बना सकते हैं, ये भी बन सकता है क्षमा। परंतु ग्रंथों में अधिकतर क्षमा शब्द के लिए खमा रूप ही प्राप्त होता है। खम्मा में सभी जीवाणाम, अपन ने गाथा अच्छे से पढ़ रखी है, अर्थात वो खमा शब्द का प्रयोग मिलता है। ये भी हो सकता है, इसको मना नहीं कर सकते, अपन नकार नहीं सकते, लेकिन अधिकतम प्रयोग इसका मिलता है, इसलिए इसको सही माना गया है। साथ में जैसे एक शब्द और लिखें, चक्षु। यहाँ जो छा आया है, ये छा यहाँ प्रारंभ में आया तो छा के स्थान पे खा कर दिया, लेकिन यदि बीच में आए तो अभी हमने कहा था ये संयुक्त व्यंजन है, क और श से मिलकर के बना है। तो बीच में कोई भी व्यंजन आता है संयुक्त वाला, तो उसमें संयुक्त मतलब 2 जोड़े हैं, तो किसी एक व्यंजन को उसमें से लोप करते हैं और जो शेष बचता है उसका द्वित्व करते हैं, नियम होता है। जैसे ये चक्षु शब्द है, तो छ के स्थान पे ख आदेश करना है, तो क्या बनेगा? चक्षु। लेकिन इसका ये संयुक्त होने के कारण से इसको द्वित्व किया जाए, द्वित्व मतलब डबल, तो इसको डबल करेंगे तो क्या बनेगा? ख खा, ऐसा बनेगा। अब एक नियम और आपको याद रखना पड़ेगा, जब ऐसा द्वित्व किया जाता है, संयोग किया जाता है, तब संयुक्त व्यंजन के लिए किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पंचम वर्ण हो तो वो तो संयम के साथ संयुक्त बनाते हैं, लेकिन दूसरा और चौथा वर्ण हो तो वो अपने से पूर्व वाले के साथ संयुक्त बनाते हैं। ये खा जो है वो द्वितीय वर्ण है, कवर्ग का क खा द्वितीय वर्ण है, अर्थात ये संयुक्त बनाने के लिए अपने से पूर्व वाले के साथ बनाएंगे, अर्थात खा से पहले क आता है तो ये ख के स्थान पर क हो जाएगा, ये बनेगा चक्षु। चक्षु की प्राकृत बनेगी चक्षु, चक्षु की चक्षु। तो ये संयुक्त व्यंजन के जो नियम है वो अपन को याद रखने होंगे। जैसे कवर्ग में ये क ख ग घ, ये 4 व्यंजन है, यानी पहला और तीसरा यदि ये दोनों द्वित्व किए जाएं तो स्वयं के साथ द्वित्व होंगे, यानी क ग और ग। लेकिन दूसरा और चौथा यदि द्वित्व किए जाएं तो अपने से पूर्व वाले के साथ द्वित्व होंगे। अपने से पूर्व मतलब जैसे खा है तो का के साथ द्वित्व होगा, तो क और खा ऐसा संयुक्त बनेगा। घा है तो घा अपने से पूर्व वाले के साथ होगा, यानी ग और खा, ये संयुक्त बनेंगे। किसी भी वर्ग में ये नियम लागू होगा, सभी वर्गों में, क्योंकि प्राकृत में संयुक्त व्यंजन हमेशा एक ही वर्ग के पाए जाते हैं, अलग अलग वर्गों के प्राकृत में संयुक्त व्यंजन नहीं पाए जाते, जबकि संस्कृत में अलग अलग वर्गों के ही संयुक्त व्यंजन पाए जाते हैं। यहाँ यही नियम है कि प्राकृत में उसी वर्ग के
संयुक्त पाए जाते हैं। एक बार अपन सभी वर्गों के संयुक्त भी देख लेते हैं कैसे बनेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। कवर्ग का भी अपन ने देखा, चवर्ग देखें, च छ ज झ। अभी हमने कहा था कि पहला और तीसरा स्वयं के साथ द्वित्व होते हैं, यानी ऐसा बनेगा, और जा भी ऐसा बनेगा। लेकिन जो दूसरा और चौथे व्यंजन है वो अपने से पूर्व वाले के साथ, यानी छा का द्वित्व चा के साथ बनेगा, यानी च और छ, झा का द्वित्व जा के साथ। इनके भी अपन उदाहरण देखें, जैसे उपाध्याय शब्द है, उपाध्याय का प्राकृत बनता है उपाध्याय। तो यहाँ जा का संयुक्त है झा का, जा और झा तीनों मिलके बने, क्योंकि ये चतुर्थ व्यंजन है इसलिए अपने से पूर्व वाले के साथ बनाया है। अब यदि दूसरा कोई ऐसा उदाहरण देखे, जैसे अज्ज शब्द लिखा है, अज्ज मतलब आज, प्राकृत में आज के लिए अज्ज बोलते हैं। यहाँ दो जाए अर्थात तृतीय वर्ण है इसलिए वो स्वयं के साथ संयुक्त बना रहा है। इसका देखिए अपन, जैसे स्वच्छ शब्द है, स्वच्छ यानी स्वच्छ, गौंटे सुधी में स्वच्छ शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ देखिए ये झा का संयुक्त व्यंजन है, अर्थात ये अपने से पूर्व वाले के साथ में संयुक्त बनाता है। तो इस तरह से ये अपन ने चवर्ग का देखा। आगे इसके बाद टवर्ग का, ट ठ ड ढ और ण। इसमें 5 है व्यंजन, तो पहला, तीसरा और पांचवा ये स्वयं के साथ संयुक्त बनाएंगे, यानी टा का यदि द्वित्व करेंगे तो क्या बनेगा, दो टा, आधा टा और पूरा टा। ऐसे डा का द्वित्व करेंगे तो ये बनेगा, ऐसे रा का ऐसा। लेकिन दूसरा और चौथा ये अपने से पूर्व वाले के साथ द्वित्व बनाएंगे। ठा का क्या बनेगा द्वित्व, टा और ठा, ढा का डा और ढा, ऐसा ये संयुक्त कहलाएंगे। इसी तरह से अब अगला वर्ग देखें, त थ द ध न। इसमें भी वही नियम लगाएंगे, ता का संयुक्त अपने साथ, दा का संयुक्त स्वयं के साथ, ना का संयुक्त स्वयं के साथ। लेकिन दा, था और धा ये अपने से पूर्व वाले के साथ, अर्थात त थ, इसमें द और ध। इसके पश्चात अगला वर्ग प फ ब भ उम्मा। पा का स्वयं के साथ, बा का स्वयं के साथ और माँ का भी स्वयं के साथ, और फा और भा का पूर्व वाले के साथ, यानी पा और फा, बा और भा। इस तरह से संयुक्त बने। इनका शब्दों में भी प्रयोग करेंगे, अभी पहले अपन इसको समझ लें। उसके बाद जो अंतस्थ वर्ण है वो द्वित्व नहीं आते, लेकिन जो सबसे लास्ट में जो दंत सा आता है उसका द्वित्व बनता है। और हा का भी द्वित्व कहीं नहीं आया प्राकृत में, अंतस्थ वर्णों के द्वित्व कहीं नहीं आया और हा का भी द्वित्व नहीं आया प्राकृत में। तो इस तरीके से ये वर्णमाला के संयुक्त व्यंजन समझे, और इनके अब हम उदाहरण देखेंगे। जैसे ये एक टा का उदाहरण देखना है, अट्ट, अट्ट, और इसका ही दूसरा रूप मिलता है अट्ठ। दोनों का अर्थ एक ही है, 8। संस्कृत में जिसको अष्ट बोलते हैं, तो अष्ट को प्राकृत में अट्ठ भी बोलेंगे और अट्ट भी कहा जाता है। यानी यदि टा का द्वित्व किया है तो अट्ट, और ठा का द्वित्व किया है तो वहां पर अट्ठ शब्द प्राप्त होता है। अर्थात इन दोनों के संयुक्त हमें इस तरह से समझना चाहिए। इसके पश्चात आगे डा का द्वित्व, एक धातु है उड, उड मतलब उड़ना, उड मतलब उड़ना, तो उड़ने के लिए प्राकृत में उड बोलते हैं। तो यहाँ ये डा का संयुक्त प्रयोग हुआ है। ऐसे ही अगला शब्द है वर्धमान। 24वें तीर्थंकर का नाम वर्धमान, उनकी प्राकृत बनती है वर्धमान। तो यहाँ ये ढा का संयुक्त प्रयोग किया है, वर्धमान में ढा का संयुक्त प्रयोग हुआ है। और उसके पश्चात णा, णा यानी अन्न,
अन्य शब्द जो बनाते हैं संस्कृत में या हिंदी में अन्य लिखते हैं, उसकी प्राकृत बनती है अर्ण, अर्थात यहाँ पंचम वर्ण का भी द्वित्व किया गया है। तो इस तरह से इसके अपन ने टवर का द्वित्व समझा, और आगे अभी अपन टवर का भी द्वित्व उदाहरण सहित देखते हैं। ताका, कोई शब्द है सप्त, सात को सप्त प्राकृत में बोलते हैं, तो सप्त यानी यहाँ तवर का संयुक्त प्रयोग किया है। ऐसे ही अगला देखा सप्त, शास्त्र को सप्त बोलते हैं, शास्त्र शब्द वाणी जिसको अपन कहते हैं उसको शास्त्र को प्राकृत में सप्त बोलते हैं, तो यहाँ था का संयुक्त प्रयोग किया गया। फिर अगला है दा का उदाहरण, रद्द, ये दा का संयुक्त किया गया है। दुग्ध, दुग्ध के लिए दुग्ध प्राकृत में बोलते हैं, इसकी हिंदी है दुग्ध, संस्कृत में दुग्ध, दुग्ध यानी दूध, तो दूध के लिए प्राकृत में दुग्ध बोला जाता है। यहाँ ये धा का संयुक्त प्रयोग किया गया। इसी तरह से ना का प्रयोग भी मिलेगा अन्न, अन्न, ये ना का संयुक्त प्रयोग किया गया। अब पवर्ग में अप्पा, अप्पा यानी आत्मा, प्राकृत में अप्पा आत्मा को कहते हैं, आत्मा को अप्पा कहते हैं। यहाँ ये पा का संयुक्त प्रयोग किया। अप्पा आत्मा के लिए कई शब्द ग्रंथों में प्रयोग हुए हैं। अप्पा, आदा, चेदा, ये सब आत्मा के पर्यायवाची शब्द हैं। तो ये अप्पा शब्द जो है वो यहाँ पा का संयुक्त इसमें किया गया है। फिर फा का संयुक्त में पुफ, यहाँ ये पुष्प शब्द का प्राकृत है पुफ, यानी फा का संयोग इसमें प्रयोग किया है। फिर बा का अब्बा, पिता के लिए अब्बा शब्द भी प्रयोग किया जाता है, यानी यहाँ बा का द्वित्व प्रयोग हुआ है। फिर इसका विभ्रम, एक शब्द आता है विभ्रम, विभ्रम की प्राकृत बनती विभ्रम, अर्थात ये बा और भा यानी भा का संयुक्त इसमें प्रयोग किया गया है। अब इसमें माँ का उदाहरण देखें, अम्म, अम्मा, इसमें माँ का द्वितीय प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से ये पवर तक के पूरे संयुक्त व्यंजनों के उदाहरण सहित अपन ने देखे, इनका प्रयोग प्राकृत में भाषा में किया जाता है। तो यहाँ अपनी वर्णमाला और संयुक्त व्यंजन दो चीज अपन ने समझी है। इसके पश्चात अब व्यंजनों का परिवर्तन, कि कौन कौन से व्यंजन का क्या क्या परिवर्तन होता है, वो अपन अब आगे की कक्षा में देखेंगे।